सबसे पहले गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कल हमने कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स देखे थे, आज एक दो और हम लोग कोशिश करेंगे। हमने कुछ डेफिनेशंस उसमें डाल दी है कमेंट में, तो यूट्यूब पे जाकर के आप कमेंट्स में जाकर के देखेंगे तो कुछ डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे। तो हमने नया शुरू किया है उसमें कि जो भी लेक्चर में डेफिनेशंस होंगी या कुछ ऐसा शॉर्ट नोट होंगे वो उसमें लिख देंगे तो आप तक पहुंच जाएंगे, तो उनको आप वहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन रेगुलर देखते रहिए और पीछे तक से देखिए, उसके नोट्स बनाइए। जो जो भी गाइड किया जा रहा है, नोट्स बनाने के लिए कहा जा रहा है, उसको नोट्स बनाइए। तो आज हम कुछ चीज़ें और देखें अनएम्प्लॉयमेंट की। उसके पहले दो तीन बेसिक पॉइंट्स जो है वो समझ लेने चाहिए। एनसीईआरटी जब आप 11th-12th की देखेंगे तो उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में 4-5 चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है डिमांड एंड सप्लाई। व्हाट इज़ डिमांड एंड व्हाट इज़ सप्लाई। तो यहाँ आपको डिमांड के बारे में सबसे पहले तो डेफिनेशन, डिमांड की डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ डिमांड, वही डिमांड कितने टाइप की होती है, कैसी डिमांड होती है, फिर डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो डिमांड को कौन कौन प्रभावित करता है। तो डिमांड, सीधी सी बात है कि यहाँ पर भी डिमांड जो है उसी को माना जाएगा जो हमने अनएम्प्लॉयमेंट में माना था। अनएम्प्लॉयमेंट में दो चीज़ें मानी थी, एक तो एबल और दूसरा विलिंगनेस। एबल और विलिंगनेस, तो एबल और विलिंगनेस यहाँ डिमांड में भी रहेगी। डिमांड कब मानी जाएगी, जब कोई उसको खरीदने लायक है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड। तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कब होगी, जब उसको कोई खरीदने लायक है, एबल है, उसमें एबिलिटी है। तो एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, खरीदने की एबिलिटी। दूसरा उसकी विलिंगनेस, यानी उसकी डिज़ायर भी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए। जैसे मैं सिगरेट खरीदने लायक हूँ, एबल तो हूँ, लेकिन मेरी सिगरेट खरीदने की इच्छा नहीं है, तो ये डिमांड नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमेशा एबिलिटी और डिज़ायर, विलिंगनेस, ये जरूर डेफिनेशन में डालिएगा, ठीक है। और मांग का नियम क्या कहता है, डिमांड का जो रूल, डिमांड का जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट मान लें हम लोग, तो जैसे जैसे उसकी प्राइस घटेगी वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो प्राइस घटने के साथ डिमांड बढ़ती है, ये उसका कहने का मतलब है। लेकिन ये तो एक आदर्श कंडीशन हमने बना दी लेबोरेटरी में, जैसे एक कंडीशन बनाते हैं आर्टिफिशियल, कि बाकी सब स्थिर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कारक काम नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज़ सप्लाई पे लागू होगी, यही चीज़ सप्लाई पे होगी। वैसे मांग को प्रभावित करने वाले कारक अगर आप देखेंगे तो सीज़न एक प्रभावित करने वाला कारक हो सकता है, फैक्टर कॉस्ट वो प्रभावित हो सकती है, कीमत, प्राइस प्राइस अपने आप में प्रभावित करता है, और प्रोडक्शन मायने रखता है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, रॉ मटेरियल की प्राइस, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वो मायने रखता है। तो ऐसी ढेरों चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं। मार्केट से दूरी है ना, पॉपुलेशन साइज है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसे ही सप्लाई की जब बात करेंगे तो सप्लाई में भी ठीक वही चीज़ लागू होगी कि वो एबल, सप्लाई करने के लिए एबल होना चाहिए और सप्लाई करने की उसकी इच्छा भी होनी चाहिए। मान लीजिए मैं आइसक्रीम बनाने के लिए एबल हूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आइसक्रीम की फैक्ट्री खोल सकता हूँ, लेकिन मेरी आइसक्रीम बनाने की इच्छा है कि नहीं, डिज़ायर है कि नहीं, मैं वो बिज़नेस करना चाहता हूँ कि नहीं, तभी वो सप्लाई होगी। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ रिपीट होगी, ठीक है। और बाकी सबको कांस्टेंट कर लें तो
जहाँ मार्जिन ज़्यादा होगा, जहाँ लाभ ज़्यादा होगा, यानी कि प्राइस के साथ अगर मान लिया जाए उसकी बिक्री ज़्यादा हो रही है, तो बिक्री कब ज़्यादा होगी या उसको प्रॉफिट कब होगा, वो कब ज़्यादा बिकेगा, कब ज़्यादा मार्जिन होगा, जब उसकी लागत कम होगी। ठीक है, आपूर्ति की, यानी कि पूर्ति जो कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उसको बनाने में कम कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये आपको यहाँ पढ़नी है। फिर इसी को प्रभावित करने वाले कारक लगभग वही हैं। अगर लेबर बहुत आसानी से अवेलेबल है, रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल है सप्लाई करने के लिए, है ना, मशीन टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से अवेलेबल है, बहुत जल्दी जल्दी अगर अपग्रेड हो रही है और मिल भी रही है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर, पॉपुलेशन साइज और वो सारी चीज़ें, वो सब यहाँ काम आएगी। फिर ऐसे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे तो सीधा सीधा नहीं पूछेगा इतना इस लेवल पे, लेकिन एक बार पढ़ सकते हैं कि वो इनवर्ड आ रहा है या आउटवर्ड जा रहा है। तो डिमांड कर्व और इसको देख लीजिएगा। अब आता है इम्पोर्टेंट, यहाँ चूंकि हम मार्केट को समझ रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इकोनॉमी में बेसिक चीज़ें, तो एक डेफिनेशन आती है प्राइस की। व्हाट इज़ प्राइस? प्राइस क्या होती है? प्राइस वो है जिससे कंज्यूमर के पर बेचा, कंज्यूमर को बेचा जाता है, जिसके ऊपर कंज्यूमर को बेचा जाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर को यानी कि मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को उसका लाभ मिलता है और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है। तो जिस प्राइस पे मार्केट में वो खरीदता है उसको प्राइस कहा जाता है। सामान्यतः प्राइस जो है वो ना प्रोड्यूसर तय करता है ना ही कंज्यूमर तय करता है, प्राइस मार्केट तय करता है। प्राइस जो तय करने का काम है वो किसका है? मार्केट का। तो प्राइस के बारे में ये है कि प्राइस से पहले मार्केट की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, चाहे अगर आपको कंफ्यूजन है तो। ठीक है, तो प्राइस वो होता है जहां मार्केट में कोई भी दो, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर यानी सेलर और बायर मिलते हैं, और सेलर और बायर मिलकर के अपने एक्सपेक्टेशंस बताते हैं, नेगोशिएट करते हैं। दोनों के एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं, और बाद में वो एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं जिस कीमत पर, उस पर वो सौदा होता है, उसे ही प्राइस कहा जाता है। और जिस जगह पर ये प्राइस तय होती है और बाइंग और सेलिंग का काम होता है, उस जगह को कहते हैं मार्केट। जो प्लेस है जहां ये एक्सचेंज हो रहा है, किसका? एस्पिरेशंस का, एक्सपेक्टेशंस का, और एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। ठीक है ना, ये जो इंटरेक्शन जिस जगह पर संभव टेक्स प्लेस हो रहा है, ये क्या बोलेंगे इसको? मार्केट। और जिस मूल्य पर ये तय हो रहा है उसको कहेंगे प्राइस। ठीक है ना, वो हो गया मूल्य या प्राइस। तो प्राइस, मार्केट, ये सब चीज़ें बेसिक है। अब आइए गुड्स एंड सर्विसेज में सबसे पहले टाइप्स ऑफ गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स में सबसे पहले नॉर्मल गुड्स और लग्जरी गुड्स। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड लग्जरी गुड्स। नॉर्मल गुड्स एंड लग्जरी गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स वो हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है और कंज्यूमर उसको बहुत आसानी से प्राप्त करता है। उसका प्राइस बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं होता, और सामान्य तौर पर उसे खरीदा बेचा जाता है। हालांकि इसकी और भी बहुत सारी 3-4 तरह की डेफिनेशंस मिल जाएंगे आपको, है ना, तो उनको कहेंगे हम लोग नॉर्मल गुड्स। ठीक है, नॉर्मल गुड्स का ये है कि इसमें जो प्राइस है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं है खरीदने की, लेकिन आवश्यक वस्तु होने की वजह से उसको खरीदा जाता है। ठीक है, दूसरा है लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स जो होंगे वो महंगे होंगे और
उसके लिए इच्छा ज़्यादा मायने रखती है, डिज़ायर ज़्यादा मायने रखती है। डिज़ायर की वजह से उसे खरीदा जाता है। लग्जरी गुड को किसके लिए खरीदा जाता है? डिज़ायर की वजह से। थोड़ा कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं वहाँ डाल दूंगा, ठीक है ना, तो मिल जाएगा आपको। तो ये है। बाकी और बहुत सारी गुड्स हैं, मेरिट एंड डिमेरिट्स गुड्स। मेरिट गुड्स है जिनमें कुछ गुणवत्ता होती है जो सकारात्मक होती है, जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, जीवन रक्षक दवाइयाँ जो है। नेगेटिव गुड्स जो होती हैं वो डिमेरिट गुड्स, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, इस टाइप की गुड्स। अब दो प्रकार जो यूपीएससी बार बार पूछता है वो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। एक वेबलेन गुड्स, एक गिफिन गुड्स। वेबलेन गुड्स, VBLN, वेबलेन गुड्स, एंड गिफिन गुड्स, GIFFEN गुड्स, गिफिन गुड्स। अब ये मांग के नियम को भी उल्टा करती हैं और प्राइस को भी दत्ता बताती हैं। दरअसल ये जो रूल है, ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, उसका उल्टा है ये। तो वेबलेन गुड्स ऐसी हैं जो गुड्स बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं तो ज़्यादा बिकती हैं, उल्टा है। अगर उनको सस्ता करेंगे तो फिर वो बिकेगी नहीं। वेबलेन गुड्स एक तरह की बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी गुड्स होती हैं। ये अल्ट्रा लग्जरी गुड्स होती हैं, सामान्य से काफ़ी अलग होती हैं। जैसे कि कोई महंगी स्पोर्ट्स कार है 5 करोड़ के आसपास की, तो ये 5 करोड़ के आसपास की जो कार है ये वेबलेन गुड्स में आएगी। और अगर कोई 5 करोड़ की कार पे यदि 1 करोड़ रुपया का अगर डिस्काउंट दे दिया गया, उसको 4 करोड़ या 3.5 करोड़ का बना दिया गया, तो फिर उसकी बिक्री घट जाती है। उसकी बिक्री इसलिए घट जाती है। लग्जरी गुड्स में क्या था, लग्जरी गुड्स उनको कहा था जिनमें अगर थोड़ी सी छूट दें 10% की तो बहुत ज़्यादा बिकती हैं, क्योंकि उसमें इच्छा बहुत ज़्यादा होती है लेकिन महंगी होने के कारण कम खरीदी जाती हैं। लेकिन 10% अगर डिस्काउंट दे देंगे तो बहुत बिकने लगती है, बहुत ज़्यादा बिकने लगती है। जैसे कि 20 लाख की कार, 30 लाख की कार अगर 4-5 लाख सस्ती कर दें तो वो बिकने लगती है। ऐसे ही वेबलेन गुड्स में उल्टा है, अगर उसको सस्ता कर दिया तो फिर वो नहीं बिकेगी, क्योंकि जो एलिट क्लास जो उसको खरीदता है वो उस क्लब में रहना चाहता है, उन लोगों के साथ रहना चाहता है जो 5 लाख की खरीद सकते हैं, 5 करोड़ की खरीद सकते हैं, ठीक है। उसका जो ग्रुप है उस ग्रुप वेबलेन ग्रुप से ही वो बाहर हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि उसने सस्ते डिस्काउंट वाली खरीदी है। तो डिस्काउंट वाली खरीदने की जगह नहीं है, ठीक है ना। उसका 5 करोड़ में खरीदना ही मायने रखता है, नहीं तो वो ग्रुप वाले कहेंगे भाई इसने तुमने कम में खरीदी इसलिए तुम हमारे साथ के नहीं हो, ठीक है ना। तो वो केवल स्टेटस सिंबल है, वो क्या है, स्टेटस को शो करती है। तो वेबलेन गुड्स वो हैं जो स्टेटस को शो करती हैं। तो वहां अगर छूट भी मिलेगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना, बल्कि उल्टा उसको बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो वो कहलाती हैं वेबलेन गुड्स। ऐसे ही गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स जैसे अल्कोहल, सिगरेट या ऐसी बहुत सारी वस्तुएं, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल है और गिफिन गुड्स का? देख लीजिएगा, गिफिन मतलब थोड़ी हल्की खराब वाली, वेबलेन मतलब अच्छी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब आ जाइए जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला है, मैं उस पर आता हूँ। यूँ तो इन्फीरियर भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, यूपीएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ करता है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। क्यों करता है उसका कारण भी हम लोग देखेंगे।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मांगता है। ये वाला जो है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा पहले। ये थोड़ा सा फिलोसॉफी टाइप चीज़ें है, इसको समझना होगा। तो पहले समझिए, इंटरमीडिएट गुड का जो नॉर्मल मीनिंग है, वो मीनिंग ये बनाया जाता है इंटरमीडिएट गुड्स में कि जो कोई रॉ मटेरियल के तौर पे काम आ रहा है, जो कोई फाइनल गुड्स बनने के पहले की जो स्थिति है, उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। जो फाइनल गुड्स में पहुंच रहा है, उससे पहले की स्थिति को इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है, जबकि उसका इकोनॉमिक्स में अलग मीनिंग है। वो ही समझने की कोशिश कीजिएगा, और वो है कि इसकी इकोनॉमिक आइडेंटिटी क्या है। इसकी इकोनॉमिक आइडेंटिटी क्या है? तो जिसकी भी इकोनॉमिक आइडेंटिटी है, इकोनॉमिक आइडेंटिटी, वो फाइनल गुड है। इकोनॉमिक आइडेंटिटी फाइनल गुड कहलाएगी, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड की इकोनॉमिक आइडेंटिटी नहीं होगी, ठीक है ना। इकोनॉमिक आइडेंटिटी खो जाती है उसकी। आर्थिक पहचान, आर्थिक पहचान मतलब हम एग्जांपल लें मोबाइल का, तो मोबाइल की जो आर्थिक पहचान है, मोबाइल की जो इकोनॉमिक आइडेंटिटी है, वो जब आप खरीदते हैं मोबाइल 15,000 रुपए का, तो जब आप 15,000 रुपए का मोबाइल खरीदते हैं, तो वो उसकी एक आर्थिक पहचान है। उसका मूल्य जो है वो फाइनल गुड का मूल्य है। अब उसमें सिलिकॉन भी है, उसमें चिप भी है, सेमीकंडक्टर चिप भी है ना, उसमें एक सर्किट भी है, उसमें ग्लास भी लगा हुआ है, फाइबर भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। लेकिन उनकी आर्थिक पहचान आपके लिए नहीं है, इकोनॉमिक आइडेंटिटी आपके लिए नहीं है, लेकिन उस फैक्ट्री के लिए है। इसलिए अगर हम बात करें कि जो सिलिकॉन है वो माइनिंग करके निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप और निकालेंगे यानी सैंड निकालेंगे, सैंड में से सिलिकॉन निकालेंगे। तो सैंड की इकोनॉमिक आइडेंटिटी उस इंडस्ट्री के लिए है, ठीक है ना। वहां वो इंटरमीडिएट गुड कब है? जब वो फाइनल गुड मोबाइल हमारे पास आ गया, तो वहां पर इंटरमीडिएट गुड के तौर पे जरूर वो है, लेकिन वो जो इंडस्ट्री सैंड खरीद रही है सिलिकॉन वाली, सिलिकॉन निकालने के लिए जो इंडस्ट्रीज है, उसके लिए जरूर वो इकोनॉमिक वैल्यू है, उसकी इकोनॉमिक आइडेंटिटी है। तो इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड्स के लिए जो डेफिनेशन लिखनी है, उसमें आप लिखिएगा कि फाइनल गुड्स वो है जिनकी एक इकोनॉमिक आइडेंटिटी होती है, जिनकी एक इकोनॉमिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जिनकी इकोनॉमिक आइडेंटिटी नहीं होती, जो यूज्ड अप हो जाती हैं उसको बनाने में, ठीक है। इसलिए जब आपने फाइनल फोन खरीद लिया, तो फोन खरीदने के बाद आपने उस पर कवर भी लगवाया, उसके बाद आपने स्क्रीन गार्ड भी लगवाया, वो उस फोन की इकोनॉमिक आइडेंटिटी में शामिल नहीं है, क्योंकि फोन की अपनी 15,000 रुपए की इकोनॉमिक आइडेंटिटी है, उसका स्क्रीन गार्ड 200 रुपए का है, उसकी खुद की अपनी एक इकोनॉमिक आइडेंटिटी है। स्क्रीन गार्ड 200 रुपए का मिलता है, वो किसी कंपनी ने बनाया, वहाँ जो यूज हुआ वो इंटरमीडिएट गुड्स है, लेकिन यहाँ पर वो क्या है? फाइनल गुड है। और कवर जिसने भी बनाया 500 रुपए का, उसकी इकोनॉमिक आइडेंटिटी है, वो फ़ोन की वैल्यू के साथ नहीं है। चाहे वो आपको फ्री भी दे रहा है तब भी उसने खरीदा है, चाहे वो कम में खरीदा हो, लेकिन अलग से उसकी वैल्यू यदि प्राइस लिखा हुआ है 500 रुपये, ठीक है, MRP लिखा है, तो इसका मतलब है कि उसकी अपनी एक इकोनॉमिक आइडेंटिटी है। जब इकोनॉमिक आइडेंटिटी होगी तो एक MRP होगा, एक प्राइस लिखा होगा, ठीक है। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स ये समझिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में इस तरह से सामने रखा जाएगा,
यूपीएससी घुमाता है किसी क्वेश्चन में कि ये इंटरमीडिएट गुड है या, हाँ 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 ले सकते हैं ना, जीआई टैग भी ले सकते हैं, हाँ ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है आप उसके साथ जोड़िएगा। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ गुड्स। चलिए अब आइए, अब हम लोग वो वाला जो एक दो छूट गया है उसको लिख लेते हैं। पहला है क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो कल जो मैंने आपको वेजेस बताए थे, मिनिमम वेजेस, लिविंग वेज, फेयर वेज, ये वाला जो सिद्धांत है ये क्लासिकल सिद्धांत है, ये क्लासिकल थ्योरी है इकोनॉमिक्स की, अनएम्प्लॉयमेंट की। तो इस वाले में क्या होता है कि क्लासिकल थ्योरी में वेज रेट अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है। क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं वेज रेट अनएम्प्लॉयमेंट। चूंकि मजदूरी ज्यादा है, वेज रेट ज्यादा है, वेज रेट ज्यादा होने की वजह से जो एम्प्लॉयर है, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, वो एम्प्लॉयर ने लोगों को हायर करने से मना कर दिया या हायर नहीं किया है। इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट तैयार होता है वेज रेट ज़्यादा होने की वजह से, उसको बोलेंगे वेज रेट अनएम्प्लॉयमेंट या क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कीनीजियन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहेंगे। कीनीजियन थ्योरी है ये, कीनीजियन कॉन्सेप्ट है, कीनीजियन कॉन्सेप्ट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। तो साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट के लिए आप समझिएगा कि हमारा जो इंडस्ट्रीज जो काम करते हैं, हमारी जो मार्केट काम करती है, हमारी जो इकोनॉमी काम करती है, उसमें कभी न कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी वो अच्छा काम करती, कभी अच्छा काम नहीं करती। तो जब वो अच्छा काम करती है तब डिमांड ज़्यादा होती है और ज़्यादा लोगों को हायर किया जाता है काम करने के लिए, ज़्यादा रोजगार होता है। और जब वो खराब करती है तो कई बार लोगों को फायर्ड कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे समय में डिमांड कम हो जाती है। तो ये जो मार्केट और इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन्स की वजह से जो ऊपर नीचे होता है मार्केट, उसकी वजह से जो दिक्कत आती है और उसकी वजह से जो बेरोजगारी तैयार होती है, उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये कीनीजियन कॉन्सेप्ट है, केन्स का, इसलिए कीनीजियन कहा जाता है। तो ये अभी तक के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर बताए हैं आपको। अब हम चलेंगे एक तरह से नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, और नेशनल इनकम अकाउंटिंग से पहले हम कुछ छोटे से मॉडल से इनकम मॉडल्स को समझेंगे। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग ये अलग से ही एक चैप्टर है। आप जानते हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन, हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के नाम से है, इंग्लिश में नेशनल इनकम अकाउंटिंग के नाम से है। तो किसी भी नेशन की इनकम समझने से पहले हम एक छोटा सिंपल मॉडल समझते हैं। सिंपल मॉडल हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब ये जो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है ये सब इसमें काम आएंगी। नहीं पढ़ी है तो आप जा कर के पढ़िए, मैंने होमवर्क दे दिया है आपको क्या क्या पढ़ना है। हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। एनसीईआरटी से लेकर के जो बाकी जो बेसिक बुक्स हैं वो यहाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो पहले आप ये मान के चलिए कि कोई 1 पर्सन इकोनॉमी का हम एक मॉडल देखते हैं, और उसमें देखते हैं कि एक हाउस होल्ड है जो खर्चा करता है, और हाउस होल्ड जो है वो कंज्यूमर है, और दूसरी तरफ फर्म्स हैं। एक तरफ फर्म्स हैं, एक तरफ हाउस होल्ड्स हैं। फर्म्स प्रोडक्शन करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, निर्माण करती हैं, और ये जो निर्माण का काम होता है इसके लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम बोलते हैं
फैक्टर्स बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, FOPs, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं, जो हमने पहले भी चर्चा की थी उसकी। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को आप पहले ले सकते हैं क्योंकि वहीं से आइडिया आता है, वहीं से विचार जन्म लेता है। वो ही सेटअप करेगा, चाहे वो स्टार्टअप कर रहा हो, चाहे वो मेक इन इंडिया कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। शुरुआत जब होती है तो एक तरह से कोई न कोई एंटरप्रेन्योर करता है, स्वरोजगार वाला। तो एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, ऑनर कह सकते हैं, फैक्ट्री मालिक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऑनर है। दूसरा फैक्टर है कैपिटल, कैपिटल पूंजी। एंटरप्रेन्योर हो गया। तीसरा है लैंड, लैंड जमीन या स्पेस, स्लैश करके स्पेस कर दीजिए, लैंड स्लैश स्पेस, जगह। प्रॉपर कोई जगह होगी जहां काम शुरू होगा, प्रोडक्शन शुरू करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, तो वो स्पेस होता है, स्पेस। एंड लास्ट है लेबर। तो लेबर के सामने आप लिख लीजिए, उसको हम लोग सैलरी देते हैं, तो लेबर को पे करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर के सामने लिखिए प्रॉफिट, कैपिटल के सामने लिखिए इंटरेस्ट, और फिर बचा लैंड, लैंड के सामने लिखिए रेंट, उसको रेंट मिलेगा, लैंड और स्पेस का रेंट। खुद का भी है तो वो रेंट काउंट होता है उसका, जब भी हिसाब किताब लगाया जाता है तो रेंट काउंट होता है। और लेबर के सामने लिखिएगा वेजेस, मजदूरी मिलती है उसको। तो ये 4 चीजें ध्यान रखिएगा, इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, FOPs, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, प्रोडक्शन FOPs हैं ये 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस, ये दरअसल पे करने वाली चीज है। इसको बोलते हैं फैक्टर मार्केट, ये कहलाता है फैक्टर मार्केट। तो एक तरफ हाउस होल्ड लिख लीजिए, HH कर लीजिए, उसके ठीक सामने फर्म्स लिख लीजिए, फर्म्स, FIRMS, फर्म्स। दोनों को गोले में बंद कर दीजिए, ऊपर एक एरो बनाइए और इन दोनों को मिलाइए, ऊपर लिखिए फैक्टर मार्केट, ऊपर लिखिए फैक्टर मार्केट। और फैक्टर मार्केट के लिए एरो किसकी तरफ बनाना है? HH की तरफ, हाउस होल्ड की तरफ। हाउस होल्ड को पे करता है कौन? पे करता है फर्म्स। फर्म्स जो प्रोडक्शन कर रही हैं वो हाउस होल्ड को पे करेंगी। और फिर एक नीचे से एरो बनाइए जो उसकी तरफ जाएगा, फर्म्स की तरफ। नीचे से एरो बनाइए, वो फर्म्स की तरफ जाएगा, उल्टा। तो फर्म्स क्या करेंगी? फर्म्स जो हाउस होल्ड है वो क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे, ठीक है, वो कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करेंगे। उल्टा एरो भी बना सकते हैं कंज्यूम के लिए, क्योंकि उसने बनाया है और उन्होंने कंज्यूम किया है, तो वो फिर पे करते हैं। तो वो वाला एरो उल्टा जाएगा। पे किसको करेंगे? प्राइस देंगे। कंज्यूम करेंगे तो प्राइस देंगे, जो भी प्रोडक्शन होगा उसको प्राइस देंगे। अभी हम बिल्कुल सिंपल मॉडल है, इसमें बिल्कुल हम किसी को लेके नहीं आ रहे बीच में। अब इसको हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड करेंगे इस मॉडल। अभी सिंपल मॉडल है। अब एक फर्म है, एक हाउस होल्ड है, एक बनाने वाला है, कंज्यूम करने वाला है ना। लेकिन बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? फैक्टर मार्केट से 4 चीजें उसको पे करनी पड़ती हैं फर्म्स को। रेंट पे करना पड़ता है, वेजेस देना पड़ते हैं, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। और क्या करना पड़ता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और
खुद का प्रॉफिट भी देखना पड़ता है। यस, खुद का प्रॉफिट, तभी तो वो भी तो एचएच है ना, वो भी तो हाउस होल्ड है। जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉफिट तो है, लेकिन वो हाउस होल्ड है, उसे भी तो कंज्यूम करना है खुद भी, तो उसको भी मार्केट से खरीदना है। और नीचे वाला जो है वो मार्केट है। नीचे वाला जो मार्केट है वो क्या मार्केट है, क्योंकि मार्केट से खरीद रहे हैं, कौन खरीद रहे हैं, हाउस होल्ड। तो ये मार्केट इकोनॉमी है, वो फैक्टर है, ठीक है, वो फैक्टर इकोनॉमी। तो फैक्टर इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, या फैक्टर मार्केट या फिर कंज्यूमर मार्केट, फैक्टर मार्केट और कंज्यूमर मार्केट, ठीक है। तो इसको इस तरह से बना लीजिए। ये जनरल मॉडल हुआ, कौन किसको पे कर रहा है, दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पे कर रहे हैं। और यहाँ ये एजम्पशन हमारा ये है, हमारा एजम्पशन ये है कि जितना कुछ फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं वो सारा का सारा हाउस होल्ड्स खरीद रहे हैं। हाउस होल्ड मतलब परिवार, गृहस्थी। हाउस होल्ड्स का मतलब है परिवार, गृहस्थी। तो परिवार जो है अपना परिवार चलाने के लिए सब कुछ खरीद रहे हैं जो फर्म्स बना रही हैं, ठीक है। और फर्म्स को जो कुछ बनाने के लिए ज़रूरी है वो सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चारों को चारों अवेलेबल है। और फर्म्स ने वो सब पे भी कर दिया है ताकि वो खरीद सकें, तो बराबर पे किया है हाउस होल्ड्स को ताकि वो खरीद सकें। तो ये डबल सर्कल है। एक बार फर्म्स उनसे ले रहा है हाउस होल्ड से क्या चाहिए, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से ही आ रहे हैं। दूसरा, हाउस होल्ड को ही ये जा रहे हैं, ठीक है, वो रेंट के रूप में जा रहे हैं और उसके रूप में जा रहे हैं, कैपिटल इंटरेस्ट के रूप में, और उसमें क्योंकि हाउस होल्ड्स ने एक तरह से इन्वेस्ट कर रखा है। अब ये जो मॉडल है बड़ा सिंपल सा मॉडल है। 1 पर्सन इकोनॉमी की बात कर सकते हैं कि एक आदमी इकोनॉमी में है, या 2 पर्सन इकोनॉमी कर लें, एक फर्म है और एक हाउस होल्ड है, और दोनों ही एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों ही एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी मॉडल को थोड़ा सा बड़े स्केल पे ले जाएंगे तो ये नेशनल इनकम निकालने के लिए हमारे पास काम आएगा। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको और विस्तृत करते हैं और उसमें 3 नई चीज़ों को जोड़ते हैं। सबसे नीचे हम एक चीज़ जोड़ते हैं, फॉरेन बॉडीज़, फॉरेन नेशनल्स या फॉरेन कंट्रीज, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, क्या बोल सकते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। नेशनल बात करते हैं ना हम लोग, तो इसको जब हम ये जो नया मॉडल अब हम बना रहे हैं इसको बोलेंगे जनरल इकोनॉमिक मॉडल, जनरल इकोनॉमिक मॉडल, या फिर इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। और जब आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल गूगल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, वहाँ जा करके और अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं यहाँ बोल देता हूँ, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि क्या कहना चाहता है ये मॉडल, और ये सब इम्पॉर्टेंट है इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको कर लीजिएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल में, इसी में जो जनरल इकोनॉमिक मॉडल है इसी को विस्तृत करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम लेके आते हैं हम, एक तरह से प्रॉब्लम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो पहले आएंगे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन एंटाइटीज। बीच में रखिएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स। अभी हम हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में इन सबको लेके आ रहे हैं, और ऊपर रखिएगा गवर्नमेंट। अब ये तीनों एक तरह से विलेन के तौर पे एंट्री हो गई है। पहले सब कुछ ठीक ठीक था, विन विन सिचुएशन थी। हाउस होल्ड को जो ज़रूरत है वो प्रोड्यूस हो रहा था, और प्रोडक्शन को खरीदने के लिए जो पैसे की ज़रूरत थी वो फर्म्स दे रही थी, सैलरी और रेंट और सब उसके तौर पे। तो सब कुछ विन विन था। लेकिन अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आ गए बीच में, क्योंकि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी आ गया। तो जो फर्म्स हैं वो सीधा एक्सपोर्ट भी कर देंगी, और फर्म्स रॉ मटेरियल भी हो सकता है कि इंपोर्ट करे। इधर जो है, जो नेशनल्स हैं, हमारे सिटीजन्स हैं भारत के, अगर हम अपने देश की बात करें तो वो सीधा फॉरेन से खरीद भी लेंगे, तो इंपोर्ट।
तो जो इंपोर्ट करेंगे वो सीधा पैसा कहाँ जाएगा? बाहर, दूसरे देशों के पास जाएगा। इंपोर्ट करेंगे वो दूसरे देशों के पास चला जाएगा। ठीक है। और दूसरा कंडीशन इधर देखिए, बैंक्स आ गए हैं, तो हाउस होल्ड जो है वो बैंक में सेविंग भी रखेंगे, सेविंग रखेंगे, और बैंक से लोन हाउस होल्ड भी लेंगे। और बैंक अपना, दरअसल जो फर्म्स लोन लेंगे उसको बैंक का इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। फर्म्स जो लोन लेंगे उसको क्या माना जाएगा? बैंक का इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और बैंक जो है वो ऊपर गवर्नमेंट से भी एक्सचेंज करेंगे, उसके पास जो सरप्लस होगा वो गवर्नमेंट को दे देंगे, गवर्नमेंट बोरो करेगी बैंक से, एक एरो उधर बनेगा। तो ये आप जब जाकर के देखेंगे तो आपको एरो सब समझ में आ जाएंगे। ऊपर गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट दोनों से टैक्स लेगी, हाउस होल्ड से भी टैक्स लेती है और फर्म से भी टैक्स लेती है। कॉर्पोरेट टैक्स उधर जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स। और टैक्स में अगर कुछ छूट देती है या सब्सिडी देती है तो वो भी दोनों को मिलेगी। तो सब्सिडी हाउस होल्ड्स को भी मिलेंगी गवर्नमेंट की तरफ से, और सब्सिडी फर्म्स को भी मिलेंगी, या टैक्स में छूट मिलेगी। तो कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन तैयार हो गए। और गवर्नमेंट कई बार जो है स्कीम्स के माध्यम से एक्सीलरेट करेगी प्रोडक्शन को, और उसको इंसेंटिव्स गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन देगी। ठीक है। तो ये जो है ये फ्लो कहलाएगा सर्कुलर फ्लो, चक्रीय प्रवाह है। अब इसमें जो दो शब्द आएंगे जिनको यूज करना होगा आपको, उसको बोलते हैं इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। इंजेक्शंस एंड लीकेजेस जो अर्थव्यवस्था को ताकत देते हैं, जो इकोनॉमी को तेज करते हैं, उसको इंजेक्शंस कहा जाता है। इंजेक्शंस जैसे सरकार का इंसेंटिव्स, सरकार की सब्सिडी। सरकार जब बीच बीच में इंटरवीन करके इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है या हाउस होल्ड्स को सपोर्ट करती है खरीदने के लिए, तो उसको कहा जाता है इंजेक्शंस। और जब टैक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं, टैक्स ज़्यादा देने होते हैं या और इस प्रकार की चीज़ें जिससे कि इकोनॉमी प्रभावित होती है, परचेसिंग पावर कम पड़ती है, तो उसको बोलते हैं लीकेजेस। तो लीकेजेस जब ज़्यादा होते हैं इंजेक्शन से, तब इकोनॉमी बुरा कर रही होती है, इकोनॉमी डाउन कर रही होती है। और इंजेक्शंस जब ज़्यादा होते हैं तो इकोनॉमी अच्छा कर रही होती है। तो इंजेक्शंस क्या क्या हैं, लीकेजेस क्या क्या हैं, ये देख लीजिएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल में। तो नेशनल इनकम इस तरह से तैयार होती है। ठीक है। तो ये दो मॉडल से आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसमें एंटाइटीज बढ़ाते जाएंगे वैसे ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, मल्टी सेक्टर मॉडल बनता जाएगा। उसको बोलते हैं मल्टी सेक्टर मॉडल। जनरल इकोनॉमिक मॉडल से मल्टी सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल, मल्टी सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल। इसमें सेक्टर्स बढ़ते जाएंगे। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, उसी में आप इसको शेयर मार्केट भी ले लेंगे, उसी में बैंकिंग भी हो जाएगा, उसी में इंश्योरेंस भी आ जाएगा, उसी में अदर म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारी और भी अदर आ जाएंगे, कोऑपरेटिव्स आ जाएंगे। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे मल्टी सेक्टर होता जाएगा। ठीक है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले में भी बहुत सारे कस्टम और बहुत सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, तो चेंज होता जाएगा। तो ये मल्टी सेक्टर मॉडल। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग जब करते हैं तो एक अप्रोच तो यही वाली होती है
कौन सी? इनकम वाली अप्रोच। तो पहली नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पहली जो अप्रोच है वो है इनकम अप्रोच, आय वाली अप्रोच, इनकम अप्रोच। और इनकम अप्रोच में आप देखेंगे कि जो वेजेस है, जो रेंट है, जो प्रॉफिट है और जो इंटरेस्ट है, इन चारों को प्लस प्लस कर देते हैं। चारों को जोड़ दीजिए, चारों को जोड़ देंगे। ठीक है। और दूसरा आता है एक्सपेंडिचर मॉडल, खर्चे वाला मॉडल। एक्सपेंडिचर मॉडल जो सिटीजन्स एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं, सिटीजन्स का खर्चा, हाउस होल्ड जो खर्चा करते हैं वो, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो, इंडस्ट्रीज जो खर्चा करती है, फर्म्स, फर्म्स के लिए इंडस्ट्रीज कर लीजिए, आई, सी प्लस जी प्लस आई, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम इसलिए लिखा है क्योंकि वो दूसरे मॉडल के साथ मैच करने के लिए आपको एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट हुए हैं वो अलग चीज़ है। ठीक है ना, एक्सपोर्ट हुआ है वो इनकम है, तो उसको इनकम मॉडल के साथ मैच करने के लिए माइनस करना पड़ेगा इंपोर्ट्स को, तो एक्स माइनस एम। तो ये एक्सपेंडिचर मॉडल कहलाता है, और ये पूरा पूरा इसका रिजल्ट जो आता है उतना ही रिजल्ट आएगा जो इनकम मॉडल में आ रहा है। ठीक है। और तीसरा है जीडीपी वाला अप्रोच, प्रोडक्शन अप्रोच, प्रोडक्शन मॉडल। प्रोडक्शन मॉडल यानी कि जितना कुछ हमारा प्रोडक्शन है, जितना कुछ हमारा प्रोडक्शन है उसको हम लोग बोलेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको हम थोड़ा और डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन आज इसको प्रोडक्शन वाले को आप लोग एक डेफिनेशन के तौर पे लिख लीजिएगा। जीडीपी को, जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी किसे कहते हैं? देखिए, जीडीपी के लिए जो बात की जा रही है इसमें कंट्री की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? इन ए कंट्री, इन ए कंट्री या नेशनल टेरिटरी, एक वर्ड और आता है नेशनल टेरिटरी। और ये जो टेरिटरी है ये इकोनॉमिक टेरिटरी, तो आप लिखिएगा कि किसी निश्चित इकाई, किसी निश्चित इकाई आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक टेरिटरी में उत्पादित किए गए वस्तुओं का समस्त मूल्य, उत्पादित की गई समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो किसी एक निश्चित वर्ष, जो किसी एक निश्चित समय अवधि, टाइम, जो यूजुअली क्या होगा, एक साल होता है, ईयर, एक साल में उत्पादित किया जाता है, जीडीपी कहलाता है। तो 4-5 चीजें इसमें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो एक साल, एक साल, और एक साल उत्पादन का ध्यान रखिएगा। इसलिए कई बार यूपीएससी वाला बोल देता है कि 2022 में एक कार बनी,
और 2023 में या 24 में वो बिकी, तो कौन से वर्ष का जीडीपी होगा? 2022 का होगा, क्योंकि उत्पादन उसका जिसमें हुआ है उसका होगा। अगर कोई कार रीसेल हुई है और रीसेल होते समय में यदि उसमें टायर चॉइस में बदले गए हैं, तो जो टायर का उत्पादन है वो टायर का उस जीडीपी में आएगा, 2024 के जीडीपी में आएगा। केवल जो वस्तुएं उसमें बदली गई, जो सामान उसका चेंज हुआ है, उसका जो मूल्य है वो उस साल के जीडीपी में जाएगा। कार का मूल्य नहीं आएगा, चाहे वो कार रीसेल हुई है, पूरे कार का मूल्य नहीं आएगा। कार अगर 10 लाख की थी और 1 लाख की सामग्री उसमें चेंज हुई है रीसेल करते समय, तो केवल 1 लाख उसका जीडीपी बना अगले साल के, मतलब जो भी 1 या 2 साल बाद, 3 साल बाद, ठीक है ना। तो ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये जो डेफिनेशन है इसको याद रखना है, ठीक है। वो डेफिनेशन क्या है? उत्पादन, प्रोडक्शन, उस साल में प्रोडक्शन, उसी साल में वो जीडीपी कहलाएगा। तो यहां पर जो, चूंकि एक इकोनॉमिक टेरिटरी की बात हो रही है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी की बात नहीं हो रही है, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी की बात नहीं हो रही है। हमारा भारत का नक्शा जो हम लोग देखते हैं वो क्या है? पॉलिटिकल मैप, एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। लेकिन इकोनॉमिक हमारी टेरिटरी बहुत 200 माइल नॉटिकल माइल बाहर तक जाती है, EEZ और वो सब। तो समुद्र का बड़ा EEZ देख लीजिएगा, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जाकर के मैप देखिएगा गूगल में जाकर के, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो वहां आपको मिलेगा कि वो एरिया काफी लंबा है, और उसके बाहर भी इकोनॉमिक जोन बहुत आगे तक होता है। अगर हमारा कोई वेसल, सबमरीन या कोई भी अगर भारत का झंडा लगा करके समुद्र में घूम रहा है, तो वो इंडिया का टेरिटरी है, क्योंकि उस पर झंडा किसका है? फ्लैग किसका है? भारत का। चाहे वो प्रिंट हो, एयर में भी एयरक्राफ्ट के ऊपर यदि भारत का झंडा है, इसलिए उसमें फ्लैग होता है, नेशनल फ्लैग होता है, तो इंडियन टेरिटरी है। वहां जो कॉफी बन रही है वो जीडीपी है। उस प्लेन में कॉफी का जो कप बन रहा है और वो जो सेल हो रहा है और उससे जो प्रॉफिट आ रहा है और उससे जो कमाई हो रही है, वो जो प्रोडक्शन है, वो किसका है? जीडीपी का पार्ट। आ गया समझ में? चाहे वो हवा में है और चाहे वो अमेरिका के ऊपर उड़ रहा है, तब भी, क्योंकि उस पर इंडियन फ्लैग है। इसी तरह से जो कोई सबमरीन है, कोई जहाज है, हमारे मछुआरे हैं जो हम मछली पकड़ने जाते हैं, वो बहुत दूर भी निकल जाते हैं, तब भी वो जीडीपी है, ठीक है। और इसीलिए इस टेरिटरी में अगर कोई दूसरा आता है तो उसको परमिशन की जरूरत पड़ती है एक तरह से, क्योंकि वो इंडियन ओशन से जो गुजरते हैं ना, तो कई बार विवाद हो जाता है कि उनकी सबमरीन आ गई थी, उनका वो वॉरशिप आ गया था और इतना नज़दीक होकर निकला, तो ये एक तरह का चैलेंज होता है सॉवरेंटी को। दूसरा, हमारे जो एम्बेसीज हैं, जो हमारे दूतावास हैं, कॉन्सुलेट हैं, अमेरिका में न्यूयॉर्क में भी, उधर कैलिफोर्निया में कॉन्सुलेट है, वॉशिंगटन डीसी में तो हमारा एम्बेसी है ही है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे कॉन्सुलेट हैं अमेरिका में, वो सब भी इंडियन टेरिटरी है। तो ये सब आपको उसमें फंसाने के लिए कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं। इंडियन टेरिटरी क्या होती है? ऐसे ही अगर जर्मनी का दूतावास है, अमेरिका का दूतावास है अगर दिल्ली में, तो वो अमेरिका का टेरिटरी है, यूएस का। वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है, अगर वो दिल्ली का है तो उसको सैलरी डॉलर में देते हैं, वो लोग डॉलर में पे करते हैं, क्योंकि वो अमेरिका है। वो जो इतना 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ जितना भी एरिया है, वो उस कंट्री का टेरिटरी कहलाता है। और अंदर अगर स्कूल है, उसको पढ़ाने के लिए अगर 300-400 बच्चे हैं उनके वर्कर्स के, अमेरिका के लोग हैं, उनके लिए अगर कोई स्कूल है और वहाँ अगर कोई टीचर है, उसको अगर पे किया जा रहा है, तो वो भी डॉलर में पे किया जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो वो डॉलर में पे इसलिए करते हैं क्योंकि वो यूएस टेरिटरी है और उन्हीं की करेंसी होती है वहाँ। इसीलिए अगर वहाँ कोई छुप जाता तो एकदम लोकल पुलिस जाके अरेस्ट नहीं करती। तो कई जगह दूतावास जो होते हैं, एम्बेसीज होते हैं, वो शरण, अपराधियों को शरण देने का काम करते हैं, ऐसा आरोप लगता है ना। तो ये सब भी समझने वाली चीज़ है।
तो इंडियन टेरिटरी कहाँ तक, फिर इंडियन टेरिटरी के चूंकि अंदर है तो फॉरेन नेशनल जो हमारे यहाँ बना रहे हैं, Hyundai हमारे यहाँ बना रहा है साउथ कोरिया वाला, ऐसे ही और कोई बना रहा है, बहुत सारी कंपनी है, जापान की कंपनी हमारे यहाँ कार बना रही हैं। तो ढेरों लोग जो यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ आकर के इंडियन टेरिटरी में, यहाँ कारखाने बने हुए हैं, उसको भी जीडीपी माना जाएगा। फॉरेन नेशनल्स के द्वारा, फॉरेन जो एंटाइटी है वो अगर इंडस्ट्रीज अगर यहाँ कुछ बना रही तो उसको भी जीडीपी माना जाएगा। तो जीडीपी समझ में आ गया, एक साल के अंदर उत्पादित किया गया भारत की सीमा के अंदर। और सीमा कौन से वाली, आर्थिक क्षेत्रीय सीमा, इकोनॉमिक टेरिटरी, आर्थिक क्षेत्र, उसके अंदर बनाया गया सभी लोगों के द्वारा। अब उसमें कोई भी हो सकता है, भारतीय भी हो सकता है, बाहर वाला भी हो सकता है। और सीमा कहाँ तक है हमने बता दिया आपको, जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन लगभग सारे ही बता दिए हैं, तो वहीं वो घुमाने की कोशिश करता है। तो इन सब को मिला करके जो कहा जाएगा वो प्रोडक्शन कहा जाएगा। ये प्रोडक्शन मेथड है। हमने एक्सपेंडिचर मेथड देखा, इनकम मेथड देखा और प्रोडक्शन मेथड। इन तीनों का जो रिजल्ट होता है वो सेम आता है, तीनों का रिजल्ट सेम आता है। जो भी इज इक्वल टू लिखेंगे आप, वो पूरा लगभग सबका सेम है, क्योंकि एक में आप सारा प्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेटली वो किसी न किसी की इनकम है, फैक्टर इनकम में जाएगा। और फैक्टर इनकम मतलब वही रेंट, वेजेस के इंटरेस्ट, और वो उसमें मिलेगा कहीं न कहीं। और इन सबको कोई न कोई खरीद रहा है, तभी तो इकोनॉमी है। इन सबको कोई न कोई खरीद रहा है, इसी को इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ है, जैसे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेंट्रीज। एक और डेफिनेशन लिखेगा, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होती है? दो प्रकार के वेरिएबल्स आप पूरे इकोनॉमी में देखते हैं, वो है स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। इनकम जो है वो, ये जो मॉडल है ये फ्लो वेरिएबल है, जीडीपी फ्लो वेरिएबल है। जीडीपी क्या है? फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल जो स्टॉक में होता है, जो स्थिर रहता है। तो इन्वेंट्रीज उनको कहते हैं जो स्टॉक में होती है, स्टॉक वेरिएबल। इन्वेंट्रीज स्टॉक वेरिएबल है। यानी कि किसी टायर बनाने वाले ने 800 टायर बनाए, 600 टायर बिक गए, तो 200 इन्वेंट्रीज हुई, 200 इन्वेंट्रीज हुई। तो अभी हम लोग जो अभी जब मॉडल देख रहे थे, जनरल इकोनॉमिक मॉडल या 2 पर्सन इकोनॉमी मॉडल जो हमने देखा अभी, या मल्टी सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, तो उसमें हम लोग ये एजम्पशन करके चल रहे थे कि इन्वेंट्रीज नहीं है। हमारा एजम्पशन, हमारा मानना क्या था कि इन्वेंट्रीज बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर इन्वेंट्रीज को भी काउंट करें, क्योंकि आप तो सेल को काउंट कर रहे हो, क्योंकि प्रोडक्शन में फिर इन्वेंट्रीज भी होंगी। प्रोडक्शन मेथड में क्या जुड़ जाएंगी? इन्वेंट्रीज, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो चुका है, कारें तो बन गई। तो प्रोडक्शन मेथड और उन सब का बराबर कब होगा? जब आप इन्वेंट्रीज को भी जोड़ेंगे। अगर इन्वेंट्रीज को नहीं जोड़ेंगे तो फिर सब बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना। हम ये मान रहे हैं कि जितना भी आदमी ने कमाया, हाउस होल्ड ने जितना भी कमाया, वो सारा खर्चा कर दिया, जबकि वो सेविंग में भी गया, वो सेविंग में भी गया। ऐसे ही प्रोडक्शन जितना भी हुआ, यानी फर्म्स ने जितना कुछ बनाया वो सब बेच दिया, जबकि ऐसा नहीं है, सब बिका नहीं है। जो रॉ मटेरियल खरीदा था, हो सकता है रबर खरीदा था टायर बनाने के लिए, रबर बचा हुआ है, क्योंकि सारा रबर जो है वो टायर नहीं बनाया। उसको लगा रबर 2 महीने बाद महंगा हो जाएगा, उसने 2000 टन रबर एक्स्ट्रा खरीद के रख लिया, वो इन्वेंट्रीज है। तो उसको बोलेंगे इन्वेंट्रीज। एक और चीज होती है यहाँ पर डेफिनेशन जो बहुत जरूरी है, इसमें है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, रास जिसको हिंदी में बोलते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब जब कोई वस्तु उपयोग में होती है या समय के साथ उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो सेम एफिशिएंसी नहीं होती, उतनी एफिशिएंसी अब नहीं है। जितना वो पहले उत्पादन कर रही थी उतना उत्पादन वो अब नहीं करती। जितनी अच्छी सर्विस पहले थी अब उतनी अच्छी सर्विस नहीं देती। इसलिए अब उसको रीसेल करेंगे, उसको फिर से सेल करेंगे तो उतना मूल्य नहीं मिलना है उसका।
तो ये जो मूल्य कम हुआ है समय के साथ ऑपरेशन में रहने की वजह से या पड़े रहने की वजह से भी, उसको कहेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन समझना पड़ेगा, इन्वेंट्री समझना पड़ेंगी, तब जाकर के वो फ्लो वेरिएबल में आएगा, यानी स्टॉक वेरिएबल को। ठीक है, ऐसे ही वहां पर जो हमने गुड्स देखे थे, टाइप ऑफ गुड्स, वहां पर एक कैपिटल गुड्स एक वर्ड आता है, कैपिटल गुड्स। तो किसी भी स्टॉक वहां जोड़ लीजिएगा गुड्स में, टाइप्स ऑफ गुड्स में कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स किनको कहते हैं? आप जब कभी भी कोई, अगर आप नया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप के लिए कोई काम शुरू करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कहा जाएगा कि अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी सीए से बनवा के लाइए। तो दो प्रकार की कैपिटल की बात करेंगे, एक वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे, एक वर्किंग कैपिटल, और दूसरा कैपिटल गुड्स, एक ऐसी जो है फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स होंगी। तो जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे हम यहां बात करें तो ये कैमरा जो है ये कैपिटल गुड है, ये स्टॉक में रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो बैटरी लगती है वो वर्किंग कैपिटल, उसमें जो उसको खर्च करने के लिए, जो उसको बैटरी को खरीदने के लिए जो पैसा लगता है वो क्या है? वर्किंग कैपिटल। और ये कैपिटल गुड्स में आता है। तो कैपिटल गुड्स को स्टॉक वेरिएबल कहा जाता है, कैपिटल गुड्स को स्टॉक वेरिएबल कहा जाता है। और कैपिटल गुड्स एक तरह से किसी कंपनी का या फर्म का एसेट होता है, और समय के साथ डेप्रिसिएशन से, जनरली इन्वेंट्रीज किसकी होती है? वर्किंग कैपिटल से जो रॉ मटेरियल खरीदा जाता है वो इन्वेंट्रीज में आता है, या सेल करने के लिए जो चीजें रखी गई हैं एक्स्ट्रा, आपने बना के एक्स्ट्रा रख दी है, अभी बिका नहीं। जैसे हम लोग नोट्स बेचते हैं तो एक्स्ट्रा नोट्स जो बचा हुआ है अभी बेचना है ना, वो स्टॉक का पार्ट नहीं है, वो फ्लो वेरिएबल है, स्टॉक वेरिएबल नहीं है, वो क्या है? फ्लो वेरिएबल है, वो फ्लो में वापस निकल जाएगा। ठीक है ना। और उसको प्रिंट कराने के लिए, वो नोट्स को प्रिंट कराने के लिए जो पूंजी लगेगा वो वर्किंग कैपिटल हो गया। लेकिन जो फर्नीचर है, जो कैमरा है, जो इंटरैक्टिव पैनल है, वो जो चीजें हैं वो सारी की सारी जो है वो कैपिटल गुड्स हैं। ठीक है। तो कैपिटल गुड्स वर्सेस दूसरी कौन सी होती है? गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स वर्सेस कंज्यूमर गुड्स। तो जिसे कंज्यूम कर लिया जाता है वो कंज्यूमर गुड्स, या जिससे सर्विस ली जा रही है, पर्सनल कंज्यूम करने के लिए ली जा रही है। अगर मैं ऐसा ही कोई बड़ा सा स्क्रीन पढ़ाने के लिए रखूं, जो आजकल स्क्रीन पे पढ़ाते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में देखा होगा आपने, या किसी लेक्चर में देखा होगा यूट्यूब पे, तो वो जो स्क्रीन होता है वो कैपिटल गुड है, क्योंकि उससे प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विस प्रोड्यूस हो रही है और उससे पैसा कमाया जा रहा है। तो जब आप किसी गुड से पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं, इनकम होती है, उसे कैपिटल गुड कहा जाता है। ठीक है ना। ये चूंकि इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन और सब है, तो इसलिए मैंने यहाँ बता दिया इसको। और यदि उससे मैं घर ले जा करके अगर आईपीएल का मैच देखना शुरू कर दूं, पढ़ाना बंद करके आईपीएल का मैच मैं उस स्क्रीन पे देखता हूं, तो वो कंज्यूमर गुड की तरह बिहेव करने लग जाएगा, क्योंकि अब उससे उसकी कोई वैल्यू वो वाली नहीं बची, पैसा कमाने वाली वैल्यू नहीं है, बल्कि उसको एक तरह से सर्विस ली जा रही है, कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है ना। तो वो हो जाएगा कंज्यूमर गुड। ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझ में आ गया, एक कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड। तो ये है कुछ चीज़ें जो आज मैंने बहुत सारे आपको पॉइंट समझा दिए हैं। होमवर्क बहुत सारा है, सप्ताह भर तैयारी कीजिए। आगे हम लोग चलेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग से, जब हम बाहर आएंगे इसी में, तो थोड़ा सा जीडीपी, जीएनपी, जीवीए का कॉन्सेप्ट समझेंगे, और फिर वहाँ से इन्फ्लेशन और आगे की बातें करेंगे। ठीक है। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि।
ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की